नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है राजस्थान। एक जिला है बहरोड़, राजस्थान हरियाणा की सीमा से लगा हुआ। तो कोटपुतली बहरोड़ में एक गांव है कुरेली गांव, और कुरेली गांव से 12 किलोमीटर दूर नारनौल, जो हरियाणा में पड़ता है, नारनौल के पास एक रेलवे ट्रैक है। बात शाम के 5, 5:30 बजे की है। रेलवे ट्रैक पर एक गाड़ी, चूंकि आसपास स्टेशन नहीं है, तो तेज रफ्तार से आने वाली एक गाड़ी आई और निकल गई। गाड़ी के निकलते ही दो छोटे बच्चे, जिनका नाम कशिश, उम्र 10 साल लड़का था, और दूसरा अक्षय, उम्र 9 साल, ये चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागे। रोते रहे, चीखते रहे कि ट्रेन से कट गए, मर गए। आसपास के गांव के लोग बच्चों की उस करुण क्रंदन को सुनकर बाहर आए। बच्चों के हाथ में एक मोबाइल भी था। सयाने लड़कों ने मोबाइल लिया, उसमें घर वालों को जो भी फोन बुक पे नंबर फीड था, उस नंबर पर फोन किया और ये बताया कि ये दो बच्चे हैं, और इनका ये कहना है कि इनके चाचा, जो जिनका नाम विनोद था, वो अपनी दो बच्चियों के साथ ट्रेन के सामने कूद गए। घर वालों ने सुना, हाहाकार मच गया। विनोद के ताऊ रघुवीर सिंह ने वो फोन उठाया था। उनकी उम्र 65 वर्ष है। वो तो जैसे गश खा के गिर गए, और पिता विनोद की उम्र कुल 28 साल थी। पिता गुलाब यादव, उनका तो क्या ही हाल हो गया था, और बड़ा बुरा, मतलब वो रह रहे के गश खा के गिर रहे थे। पूरा गांव दौड़ा उधर, पुलिस को खबर की गई। गांव वालों ने देखा कि ट्रेन की चपेट में आकर विनोद यादव, जिसकी उम्र 28 वर्ष थी, और उसकी दो छोटी बच्चियां, छवि 6 साल की और दीक्षिता 3 साल की, उनके शव के टुकड़े टुकड़े छितराए हुए थे। अब किसी की समझ में पुलिस ने खैर सारे टुकड़े इकट्ठा किए, बंडल बांधा, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। विनोद की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला। सुसाइड नोट अपने आप में पर्याप्त था। सुसाइड नोट में ये स्पष्ट दिया हुआ था, बिना किसी लाग लपेट के, कि हमारे बिजनेस पार्टनर शिवानी फोटो स्टूडियो के मालिक विनय यादव ने मेरे साथ धोखा किया है और मेरे 25 लाख रुपए हड़प लिए। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब वो जान से मारने की धमकी दे रहा है। विनोद की पत्नी अंजना 25 साल की, वो आप समझ ही सकते हैं कि उसका पति और दो छोटी बच्चियां, जिनकी मौत हो गई हो, उसके ऊपर क्या कुछ गुजर रहा होगा।
विनोद की पत्नी अंजना से सबसे पहले पुलिस ने पूछा कि भाई ये विनय यादव 25 लाख, ये क्या मामला क्या है। तो अंजना ने कहा कि 10 दिन पहले मुझे भी ये बात इन्होंने बहुत परेशान होकर बताई थी और ये कहा था विनोद ने कि झुंझुनू जिले के बुहाना के समीप बड़वर के रहने वाले विनय यादव से मेरी दोस्ती हो गई थी। विनय का वहाँ फोटो स्टूडियो है और विनय ने कहा कि हम दोनों लोग मिलाकर पैसा लगाकर ये स्टूडियो चलाएंगे और बढ़िया मॉडर्न स्टूडियो बनाएंगे। शादी ब्याह की भी जो बुकिंग्स होती हैं वो ले लेंगे। हमारा पैसा बहुत जल्दी निकल आएगा और उसके बाद हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। उस समय तक विनोद यादव अपना बहुत अच्छा कारोबार उसने शुरू कर दिया था। वो फाइनेंस कंपनी का मालिक था, एक छोटी मोटी फाइनेंस कंपनी वो चलाता था जिसमें वो फाइनेंस का काम और इसका LIC एजेंट का काम, इंश्योरेंस का काम और छोटी मोटी गाड़ियां जो इस्तेमाल की जाती हैं गांव देहात में, उनकी फाइनेंसिंग का ज़्यादा काम था। विनोद यादव ने भी ये जान के कि ये फाइनेंसर है, फाइनेंस कंपनी चलाता है, LIC एजेंट भी है, इंश्योरेंस भी करता है और लोन भी देता है, इसलिए इससे किसी भी तरह से कुछ पैसे निकाल लिए जाएं ताकि ये स्टूडियो खोला जा सके। दोनों ने मिलकर उसमें पैसा लगाकर काम करने की सोची और पैसा धीरे धीरे करके करीब 25 लाख रुपए विनोद ने विनय यादव को स्टूडियो चलाने के लिए दे दिए। अब ये काम है, वो काम है, बस 10 दिन में शुरू हो जाएगा, उसके बाद सब शुरू होगा। उसने कहा कि बस जैसे ही शुरू हुआ, इतना पैसा इस समय में, इतना पैसा इस समय में, इतना पैसा इस समय में हम देंगे। दूसरा ये था कि विनोद को विनय यादव ने कसम खिला दी बच्चों की कि ये जो पैसा तुम हमको दे रहे हो इसका जिक्र किसी से मत करना, वरना लोग पीछे पड़ जाएंगे, शिकायत करेंगे, पुलिस के पास सूचना जाएगी, पुलिस पैसा वसूलने के लिए कोई न कोई बहाना निकाल कर हम लोगों के पास आ जाएगी। विनोद ने 10 दिन पहले अपनी पत्नी अंजना को बताया, अब जब मैं अपना पैसा मांगने जाता हूं, शुरू में जब मैंने कहा कि भाई कुछ, अब तो आपका काम, जब उसका शोरूम तैयार हो गया, बिजनेस ठीक से चलने लगा, तो फिर उसने कहा कि इसके पीछे एक और हम डार्क रूम बनाएंगे, ये फलाना बनाएंगे, ठिकाना बनाएंगे, लेकिन काम उसका बहुत अच्छा चलने लगा था। मैं जब उससे पैसा, पहले उसने कहा कि बस अच्छा 1 महीने और रुक जाओ, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लूं, थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, और अभी हाल फरवरी के अंतिम सप्ताह में उसने ये कह दिया कि तुम्हें जो करना हो कर लो, मैं तुम्हारा एक नया पैसा नहीं वापस करूंगा। 25 लाख मैं क्यों दूंगा, 1 लाख दे के 4 गोलियां मरवाऊंगा, हमें 1 पैसा नहीं देना होगा। इस बात से वो मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गया। अंजना ने कहा कि तुम्हें पुलिस में FIR करानी चाहिए, उनका कभी नाम मत लेना, अगर हम पुलिस में गए तो वो जरूर मुझे मरवा देगा। उसने भी, विनोद ने भी अपनी पत्नी अंजना को कसम दिलाई कि मैं तो तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि तुम बार बार ये टोक रही हो कि 4, 6, 10 दिन से आप बहुत परेशान हैं, लेकिन बच्चों की कसम खा के कहो कि ये बात मैं किसी और से नहीं बताऊंगी। और इतनी बात पुलिस को बताते बताते अंजना फपक कर रोने लगी और वो कहने लगी कि उनकी बात मैंने न मानी होती, अपने घर वालों को बताया होता, पुलिस में गए होते, तो आज के दिन हमें ये दिन न देखने पड़ते। ताऊ रघुवीर सिंह कहते हैं कि विनोद
बीकॉम था। उसकी माँ का 12 साल पहले निधन हो गया था और ताऊ कहते हैं कि हम लोगों ने पूरे परिवार ने मिलकर विनोद की शादी बहुत धूमधाम से की थी। वो बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का था। गांव ही नहीं, गांव के आसपास के लोग भी विनोद से संपर्क करते थे इंश्योरेंस कराने के लिए या छोटी गाड़ियों के लोन के लिए, या फिर वो फाइनेंसिंग का जो काम करता था। 2 साल पहले उसने भगवाड़ी बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी भी की। उसी दौरान उसकी दोस्ती विनोद से हो गई। इतनी बात उनके ताऊ को पता थी। और विनय का बैंक के सामने ही शिवानी फोटो स्टूडियो है। 2 साल बैंक में काम करता रहा, शिवानी स्टूडियो सामने था, आना जाना हुआ, दोस्ती हो गई। और फिर वो ये कहता रहा कि हमें फाइनेंस करा दो, हमें 10 लाख का फाइनेंस करा दो, 20 लाख का करा दो। वो कहता रहा कि नहीं, तुम श्रेणी में नहीं आते हो, इसलिए ये फाइनेंस हम नहीं करा सकते। उसने कहा तुम दे दो हमें, हम इतना इतना करके वापस तुम्हें कर देंगे। लेकिन ताऊ ने और परिवार के दूसरे लोगों ने कहा कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, या उसके बात व्यवहार आचरण से ये कभी परिलक्षित नहीं हुआ कि वो इतने तनाव में है या वो मानसिक रूप से इतना परेशान है। घटना वाले दिन ये बताया कि शुक्रवार का दिन था, वो 8 मार्च का। उन्होंने कहा कि वो बेटियों छवि और दीक्षिता को डॉक्टर को दिखाने के लिए जखराना जाने की बात उसने की मुझसे कि बच्चियों को जरा डॉक्टर को जखराना दिखाऊं। दोनों बच्चियों को सर्दी जुकाम हल्का बुखार, जो मौसमी बुखार होता है उस तरह का हुआ था, और खांसी जुकाम था। ताऊ कहते हैं कि मैंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है, कई दिन से इनको बुखार खांसी हो रही है, तुम इन्हें दिखाओ। वो जैसे ही मोटरसाइकिल पे दोनों को बिठाकर जखराना के लिए रवाना हुआ, उसके चचेरे भाई यानी रघुवीर सिंह के 2 पोते, एक का नाम कशिश उम्र 10 साल, दूसरा अक्षय उम्र 8-9, ये दोनों भी चाचा चाचा मोटरसाइकिल कह के उन्होंने रोक लिया और कहा हमें भी चलना है बाजार, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो आप इन दोनों को, छवि और दीक्षिता को, हम भी बाजार घूमने चलेंगे। जब बहुत जिद की दोनों बच्चों ने, तो विनोद ने उनको भी बिठा लिया। रघुवीर सिंह कहते हैं कि जब वो घर से निकला, मैं घर में मौजूद था, बाहर ही बैठा हुआ था। विनोद और उस मोटरसाइकिल पे 4 बच्चे, 2 बच्चियां उसकी, 2 मेरे पोते, 4 लोग यहां से निकले। 7 बजे के आसपास, 6-7 बजे के आसपास हरियाणा के नारनौल में कादीपुरी गांव के रेलवे ट्रैक के पास रुका वो, और विनोद ने अपना फोन कशिश और अक्षय को दे दिया और ये कहा कि तुम यहां अपनी फोटो वीडियो क्लिक कर लो, अभी जब ट्रेन आएगी तो ट्रेन की बैकग्राउंड में, मतलब ट्रेन की तरफ ये कैमरा करके तुम लोग अच्छा वीडियो क्लिक कर लो। मैं नज़दीक से छवि और दीक्षिता को ट्रेन दिखा के आ रहा हूं। थोड़ी दूर पे कशिश और अक्षय वो फोटो और वीडियो शूट करने लगे। इतनी देर में विनोद दोनों बच्चियों को दोनों हाथों में गोद लिए हुए ट्रैक पर गया और जैसे ही ट्रेन आई, दोनों बच्चियों को लेकर ट्रेन के सामने कूद गया। विनोद और दोनों बच्चे, जब ट्रेन का इंपैक्ट पड़ा होगा तो चीखे होंगे, बच्चे तो बच्चे हैं, विनोद भी चीखा होगा प्राण जाते समय। फिर वो जो अनइजीनेस होती है, उनकी चीख सुनते ही कशिश और अक्षय ट्रैक की तरफ भागे और वहाँ 3 कटे हुए शव देखे। वो बेचारे पूरी दम लगाकर गांव की तरफ भागे और 700 मीटर दूर एक घर से किसी ने बाहर निकलकर बच्चों को रोककर पूछा क्या बात हो गई। तो उन्होंने बताया कि चाचा और मेरी 2 बहनें
वो ट्रेन से कट गई हैं। फ़ौरन उसका जो मोबाइल वो लिए हुए था, उस मोबाइल से वहाँ गांव के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने ये फ़ोन किया पुलिस को, और पुलिस को इत्तला देने के बाद उन्होंने घर पर फ़ोन किया, जो ताऊ रघुवीर सिंह ने अटेंड किया। रघुवीर सिंह के बेटे विजय सिंह ने बताया कि विनोद की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला। पुलिस ने इसको कंफर्म किया, बाकायदे प्रेस रिलीज करके उन्होंने कंफर्म किया कि उसकी जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसने अपनी मृत्यु के लिए विनय यादव, जो बैंक के सामने जिसकी शिवानी फोटो स्टूडियो है, उसको जिम्मेदार बताया, और ये बताया कि उसने मेरे साथ धोखा किया है, और जब मैं पैसा मांगने लगा तो मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों उसने मुझे मारने की धमकी दी थी, ये ऐसा उसमें सुसाइड नोट में लिखा हुआ था। विजय यादव ने बताया कि विनय ने उसके भाई विनोद से इतना पैसा लिया था, लेकिन हम दिन में 5 बार 4 बार मिलते थे। न तो कभी विनोद ने मुझे बताया, न उसको देख के कभी ऐसा लगा कि वो किसी बात को लेकर परेशान है। यही बात विनोद के दोस्त धर्मेंद्र यादव ने बताई कि हम लोग भी रोज बिजनेस के सिलसिले में, क्योंकि गांव में गाड़ियों का इंश्योरेंस और फाइनेंस का काम वही करता था, अकेला वो दूसरा कोई वहाँ गांव या गांव के आसपास ये काम करने वाला नहीं था। हम लोग अक्सर बैठ के बात करते थे। वो बेटियों के लिए परेशान होता था कि जितना मैं सोच रहा हूँ कि बेटियों की शादी के लिए अभी से इकट्ठा कर लूँ, उतना पैसा हमारी उतनी आमदनी हो नहीं पा रही है। इनका लालन पालन कैसे होगा, और इनकी पढ़ाई कैसे होगी, और अभी इन दोनों के चक्कर में परेशान हूँ। तीसरा बच्चा अगर आ गया या हुआ तो उसके लिए तो बहुत ही दिक्कत का सामना होगा। लेकिन धर्मेंद्र ने बताया कि पिछले 10 दिनों में जरूर वो कुछ उलझा था। 1-2 बार मैंने पूछने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने बात को ये कह के टाल दिया कि कुछ नहीं, हल्की फुल्की बच्चियों की तबीयत खराब है, इसी में उलझा हुआ। इस मामले में जीआरपी रेवाड़ी हरियाणा के एसएचओ भूपेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को विनोद नाम के युवक और 2 बच्चियों के छत विक्षत शव ट्रैक पर मिले थे। तलाशी लेने पर मेल व्यक्ति की जेब से सुसाइड नोट मिला था। इसमें उसने अपने पार्टनर विनय यादव पर 25 लाख रुपए हड़पने, वादा खिलाफी करने, पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लिखा हुआ है। बहरहाल पुलिस ने तहरीर प्राप्त कर ली। 306 आईपीसी का मुकदमा अबेटमेंट टू सुसाइड का कायम कर लिया, और उसको विनय की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के 306 के बारे में, जिसमें सज़ा 10 साल है, कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाएं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए कि व्यक्ति के सामने आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो। आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला जिसे कहते हैं, वो 306 आईपीसी में कवर होता है, उसी में किया गया है। लेकिन इसमें एविडेंस की आवश्यकता होती है ज़्यादा, यानी इस एफआईआर की, इसकी विवेचना बहुत सावधानी पूर्वक की जानी है, क्योंकि ये साबित करना कि इन्हीं की वजह से ऐसी स्थितियां तैयार हुई जिसकी वजह से बच्चियों के साथ उसने सुसाइड किया, ये बड़ा मुश्किल होता है। विवेचना का सबसे मुश्किल पहलू है, लेकिन हुई हैं विवेचनाएं इस तरह की, जुर्म साबित हुए हैं, और अदालतों से मैक्सिमम 10 साल की सज़ा भी हुई है। मैं तो यही कहूँगा कि पुलिस इसमें पूरा ध्यान दे के सारे एविडेंस पिरो के, ताकि ये व्यक्ति जिसने एक
सरल व्यक्ति के, एक यूं कह लें कि सज्जन आदमी के साथ ऐसा धोखा किया कि वो अपनी 2 बच्चियों के साथ उसने सुसाइड कर लिया। आज की घटना देखिए, आज फिर वही हुआ। उधार, लोन या कर्ज, तीनों एक ही चीजें हैं। नाम आप अलग अलग, मतलब चाहे जिस नाम से आप इसे कहिए, लेकिन इसका जो अर्थ है, इसकी जो आत्मा है, वो सिर्फ यही है कि किसी ने किसी को पैसा दिया, चाहे वो व्यापार में लगाने को, चाहे किसी पारिवारिक मदद के लिए। पर जो लोग भी पैसा देते हैं उनको कुछ न कुछ इसके देने के एवज में लालच होती है। 100% को तो नहीं, लेकिन 95% को लालच। जैसे 2 साल बाद देगा तो हमें ब्याज मिल जाएगा। कहीं किसी व्यापार में पार्टनर की तरह हम पैसा जमा करेंगे तो पैसा भी वापस आएगा, प्रॉफिट भी वापस आएगा। कहीं और किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा भी आएगा और प्रॉफिट भी आएगा। ये उधार और इस तरफ दिया हुआ पैसा, ये उधार ही है, कर्ज ही है। आप चाहे जितनी रिफाइंड भाषा में इसको कह लें, नई नई टर्मिनोलॉजी आ गई हैं कि पार्टनरशिप में पैसा लगाया है, देखिए वो भी उधार का पैसा है। थोड़ा उसको, उसके शब्दों को रिफाइन कर दिया गया, सुनने में अच्छा लगता है। फिर कि फला बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है या फला बिजनेस में पैसा लगाया है। लालच ये है कि दिया हुआ पैसा तो वापस आएगा ही, साथ साथ कुछ और भी दे जाएगा। पर ऐसा होता बहुत कम है। बहुत से लोग जो सुन रहे हैं, जो सब्सक्राइबर हैं हमारे, जो सुधी श्रोता हैं, किस्सा गोई परिवार के हैं, उनका व्यक्तिगत अनुभव भी होगा कि बहुत कम ऐसा होता है कि आपने जैसा चाहा, जिसको दिया, उसने आपके चाहे के अनुसार उसे वापस कर दिया हो, या आपको वापस मिल गया हो, या आपको प्रॉफिट में शेयर मिल गया हो। बहुत कम ऐसा हो पाता है कि उधार का पैसा शांति से, समय से और पूरा वापस मिल जाए। पैसा लेते समय, उधार या पैसा लेते समय या उधार लेते समय या कर्ज लेते समय, लोन लेते समय, लेने वाले की जो भाषा होती है वो बिल्कुल चाशनी में डूबी हुई होती है। इतनी मीठी होगी कि बस आपको लगेगा तो इससे जेन्युइन आदमी कोई नहीं है। इतनी कर्णप्रिय होगी, इतनी दर्द भरी होगी, और आपकी सारी शर्तें एकदम से आपके मुंह से निकला कि माना उसने। जैसे आपने पैसा देते समय कहा, भैया जैसा आप कह रहे हैं 2 साल में पैसा पूरा वापस कर दीजिएगा, मुझे कहने की ज़रूरत न पड़े। उनका साहब आप 2 साल कह रहे हैं, मैं 1.5 साल में वापस कर दूंगा। फिर उनका, देखो भाई दे तो रहा हूँ पैसा, मैं भी बाल बच्चेदार आदमी हूँ, 15% ब्याज इसका लगेगा। उनका साहब 15% प्रॉफिट हो गया हमको, अगर जहाँ हम लगाने जा रहे हैं तो हम आपको 17% दे देंगे। 1 मिनट नहीं लगाएगा, वो आपकी शर्तों को मान लेगा। फिर आपने कहा कि भाई सब पैसा मैं कैश में लूंगा, कोई चेक या आरटीजीएस का ट्रांसफर हमें नहीं चाहिए। वो कहेगा आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं क्यों दूंगा आपको चेक से, मैं आपको पैसा नगद ही दूंगा। ये सारी चीज वो तुरंत हाजिर जवाबी में आपकी सारी बात मान लेगा। लेकिन अगर तय समय सीमा के बाद किसी भी शर्त का पालन नहीं हुआ और आपने गलती से उससे कहा कि भाई अब तो 3 साल हो गए हैं, पैसा वापस कर दो, तो भाषा ही बदली हुई मिलेगी। आप एटीट्यूड अलग मिलेगा, तेवर अलग मिलेंगे। कहेंगे भाई ठीक है, जब हो जाएगा, अभी तो है नहीं, जब जैसे ही हो जाएगा मैं आपको बुला लूंगा, दे दूंगा, अभी पैसा नहीं है। फिर कहेंगे कि ये बार बार आपका मांगना अच्छा नहीं लगता, ये बार बार पैसा मत मांगिए, जब होगा मैं दे दूंगा। फिर कहीं आप दरवाजे पहुंच गए तो आपसे तैश में बात करेगा कि देखिए आप दरवाजे पर मत आया करिए, आइंदा से अगर आप दरवाजे पर आए तो ठीक नहीं होगा, और दरवाजे पर कभी मत आना। ये वो आदमी है जो
पैसा लेते समय बिल्कुल मीठी गुलाब जामुन जैसे जीभ से उससे स्वर से आपसे पैसा मांगने आया था, ये वो व्यक्ति है जो ऐसा कहेगा। और विनोद के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब विनय ने ये कह दिया कि मैं 1 नया पैसा नहीं दूंगा, 25 लाख क्यों दूं, 1 लाख में आदमी तय करके गोली मरवा दूंगा, क्यों पैसा दूं तुम्हें। वो सहम गया, डर गया, अवसाद में आ गया, क्योंकि थोड़ा सीधा सज्जन आदमी था। अवसाद में आ गया कि ये ऐसा कर सकता है। लाख रुपए में हत्याएं होती हैं, उसको भी ये पता था। और अगर मेरी हत्या हो गई तो मेरी इन 2 छोटी बच्चियों का, जिनके लिए मैं सब इतना करता हूँ, ये व्यवसाय करता हूँ, ये फाइनेंस का काम करता हूँ, इनका क्या होगा। आप सोचिए कितने दिन के विचार करने के बाद उसने ये तय किया होगा कि मैं बच्चों को साथ लेकर ट्रेन के सामने कूदूंगा। आप उसके मन की बात सोचिए कि जब वो ये डिसाइड करके मोटरसाइकिल पर दोनों बच्चियों को बिठाकर रेलवे ट्रैक पर जा रहा हो और उसके 2 मासूम भतीजे जो दिन भर इन्हीं बच्चों के साथ खेलते थे, चाचा चाचा कहते उनका मुंह सूखता था, उन्होंने जिद कर ली हो कि हम भी चलेंगे। चाहता तो वो प्लान ड्रॉप कर देता अगले दिन के लिए, लेकिन उसने निश्चय कर रखा था कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। उन दोनों को भी बिठाया। कितना कठिन काम होगा, कितना हिम्मत का काम होगा, कितना डेयरिंग काम होगा कि 2 उसके बच्चे, 2 उसके भाई के बच्चे, अपने बच्चों के साथ मरना है, उन्हें पता भी नहीं लगने देना है, लेकिन उनको कहाँ छोड़ देंगे, जंगल में छोड़ नहीं सकते, रास्ते में छोड़ नहीं सकते। उतने थोड़े समय में उसने ये डिसाइड किया कि मोटरसाइकिल खड़ी करेंगे, दोनों बच्चों को अपना मोबाइल दे देंगे कि तुम लोग फोटो और रील वीडियो बनाओ, मैं 2 मिनट में इन अपने दोनों बच्चियों को ट्रेन दिखा के आता हूं। देखिए, दिमाग में उसके ये भी आया होगा कि कहीं ये दोनों भी न कहें कि नहीं, ट्रेन हमें भी देखनी है। तो एक ऐसी लालच जिसका मोह सामान्य रूप से इतने बड़े बच्चे नहीं छोड़ते हैं, उनको फोन दिया। जो आदमी जान देने जा रहा हो और अपने 2 बच्चों की जान लेने जा रहा हो, कितनी हिम्मत का काम किया होगा उसने। हालांकि आत्महत्या को मैं कभी अच्छा नहीं मानता, कभी मैं इसको ऑप्शन ही नहीं मानता। कायर लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। मैं तो इस व्यक्ति की बात कर रहा हूं कि इसके सामने जो परिस्थितियां आती चली गईं, कितनी हिम्मत का काम करके इसने ये डिसाइड किया कि हम बच्चियों के साथ आत्महत्या करेंगे। आत्महत्या कभी किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। जब आप ही नहीं हैं तो फिर समाधान आप क्या करेंगे। इसलिए मैं इसको कभी भी इनकरेज नहीं करता, कभी अच्छा नहीं मानता, कभी। लेकिन आत्महत्या पर मैंने अपनी तैनाती के हर जिले में कुछ न कुछ जानकारियां इकट्ठा करके इसको सोचने के लिए, इसकी एनालिसिस करने के लिए, पीछे की मानसिकता, मैंने आपको ध्यान हो अगर अपने शायद 150वें या 7वें एपिसोड 150वें में लखनऊ में अपनी तैनाती के दरमियान जो 300 आत्महत्याएं हुई थी, उनकी डिटेल एनालिसिस भी बताई है। ऐसा ही मैंने रायबरेली में किया था, ऐसा ही मैंने सहारनपुर में किया था। ये सारे डाटा आज भी मेरे पास मौजूद हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन सी मनोभावना किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने को मजबूर करती है। और विनोद ने जो किया वो अब मैं इसको क्या बताऊं। इसलिए अगर आपके अंदर पैसों के नुकसान को सहने की क्षमता हो और देकर भूल जाने का संतोष हो, तभी आप पैसा किसी को कर्ज में, उधार में या किसी काम से दें, वरना प्लेन एंड सिंपल
हाथ जोड़ लें कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, वरना इस तरह की सिचुएशन आने में देर नहीं लगेगी। जो लोग कर्ज दिए होंगे, जो देते हैं, आप उनके दिल से पूछिए कि अपना ही दिया पैसा वापस लेने के लिए उन्हें क्या क्या नहीं करना पड़ता। इसलिए आपके अंदर इतना संतोष हो कि चलो भाई ले गया, या आपके अंदर भूल जाने की, देकर भूल जाने की क्षमता हो, तो आप भी कर सकते हैं ऐसा, वरना हाथ जोड़ लीजिए, सबसे श्रेयस्कर यही है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।